अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अ न्यू वीडियो। पोलैंड का वीज़ा क्यों रिजेक्ट होता है? ऐसी कौन सी रीज़न है जिनकी वजह से आपका वर्क वीज़ा, आपका स्टूडेंट वीज़ा रिजेक्ट होता है? वीडियो में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स जो वर्क वीज़े के लिए पाकिस्तान से रिक्वायर्ड हैं वो यहाँ पे मैं एक एक करके उनको एक्सप्लेन करने लगा हूँ। वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये मेरे चैनल के हिसाब से अगर मैं इसको बोलूँ कि टॉप 7 की सबसे बेस्ट वीडियो है आपकी डॉक्यूमेंटेशन के हवाले से पोलैंड के वीज़े के लिए। तो ये बिल्कुल गलत नहीं होगा। आपको हर पॉइंट में जो प्रिसाइज़ है जिसकी वजह से आपका वीज़ा रिजेक्ट ना हो तो वो मैं आपको यहाँ पे बताने वाला हूँ। तो चलते हैं वीडियो की तरफ। पोलैंड में वर्क वीज़े के हवाले से जो सबसे पहला डॉक्यूमेंट एम्बेसी में रिक्वायर्ड है वो आपका वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म, डी टाइप नेशनल वीज़ा एप्लीकेशन फॉर्म जो आपने फ़िल आउट करना है। उसमें कोई गलती नहीं होनी चाहिए। अब इसमें गलती करते क्या है? इसमें गलती ये करते हैं कि जहाँ पे एम्प्लॉयर जो है उसका एड्रेस नहीं डालते, जिस बंदे ने जिस कंपनी ने रिसीव करना है उसका प्रॉपर नाम नहीं लिखते, आपकी डेस्टिनेशन जो है वो नहीं प्रॉपर उसका एड्रेस डालते, वहाँ पे मिस्टेक कर जाते हैं। ठीक है, अकोमोडेशन जहाँ पे आपने जाके करनी। इसके अलावा आपके जो एक्सपेंस हैं वो कैसे कवर अप होने हैं, स्पॉन्सर ने करने हैं या आपने ख़ुद करने हैं, कि आपके लिविंग एक्सपेंस कौन करेगा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे लोग गलती कर जाते हैं जब ये एजेंट पे डिपेंडेंट होते हैं। तो लोग इसको पढ़ना भी दोबारा नहीं करते। और पाकिस्तान में ये फॉर्म इंग्लिश में डाउनलोड होता है, लोग इसको पॉलिश फॉर्म में डाउनलोड कर लेते हैं। तो ये पहला स्टेप है जो मिस्टेक्स होती हैं। ठीक है, दूसरे जो इनको रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट है ये यहाँ पे मैं स्क्रीन पर लिख भी रहा हूँ और हो सकता है साथ में आपको हर एक डॉक्यूमेंट दिखाऊँ भी। 1 रीसेंट पासपोर्ट साइज़ फ़ोटोग्राफ ऑफ द एप्लीकेंट जो 6 माह से पुरानी ना हो। पासपोर्ट साइज़ 35 बाई 45 सेंटीमीटर वाइट बैकग्राउंड के साथ। तो ये उनकी रिक्वायरमेंट है। हाई डेफिनेशन आपकी पिक्चर होनी चाहिए फ़ोटोग्राफ़र से विदाउट एडिटिंग। कोई आपने अगर यहाँ पे आपके तिल है तो उसमें नज़र आना चाहिए। कोई उन्होंने ਤੁਹਾਡਾ रिश्ता नहीं लेना, कोई ऐसे नहीं करना। इसलिए बिल्कुल क्लीयर फोटो ਤੁਹਾਡੀ होनी चाहिए। ਤੁਹਾਡੇ ਕੰਨ नज़र आने चाहिए इदा ਜਿਹੜੇ ਆ ना आ पीके वाले ਕੰਨ ये ਤੁਹਾਡੇ नज़र आने चाहिए। तीसरे नंबर पे वट योर पासपोर्ट, ਤੁਹਾਡਾ ऑर्डिनरी पासपोर्ट है या ਤੁਹਾਡਾ ऑफिशियल पासपोर्ट है। अब पासपोर्ट में क्या गलती होती है कि लोग ये नहीं देखते कि मैं वीज़े के लिए इनको एम्बेसी को पासपोर्ट दे रहा हूँ तो इसकी कम से कम 3 मंथ्स वैलिडिटी होनी चाहिए वीज़ा एक्सपायरी डेट के बाद। आपको वीज़ा लगना है 1 साल का। आप जमा करवा रहे हैं जून 2023 में अपना पासपोर्ट, अपना वीज़ा इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं तो आपके पासपोर्ट की एक्सपायरी जो है वो होनी चाहिए कम से कम नवंबर 2024 तक। ठीक है, 1 साल के बाद आपके पास 3 या 4 माह का कम से कम मार्जिन होना चाहिए। तो मेरे भाई जो वीज़े के लिए जाते हैं अपना पासपोर्ट फ्रेश बनवा के लेके जाएं या कम से कम उसकी 1.5 से 2 साल की वैलिडिटी होनी चाहिए। फिर उसके बाद आ जाता है कि अगर कोई आपका पुराना पासपोर्ट है वो यहाँ पे क्लियर कट लिखा हुआ है कि उसको आप साथ लेके आएँ। पासपोर्ट की फ़ोटो कॉपीज़ A4 साइज़ पे। ठीक है, और जो भी जितने यूज्ड पेजेस हैं पासपोर्ट के, यूज्ड पेजेस से मतलब ये होता है आपने पहले कहीं पर ट्रैवल किया है तो उसकी फ़ोटो कॉपी होनी चाहिए। जो भी एंट्री और एग्ज़िट की स्टैंप लगी हैं आपके पासपोर्ट के ऊपर उनकी कॉपीज़ होनी चाहिए। ठीक है, जितने पेजेस पे। तो जो भी यूज्ड पेजेस हैं, एम्प्टी पेजेस नहीं, वो आपके पासपोर्ट के ऊपर होने चाहिए। अब आगे बात आ जाती है फ़ोटो कॉपी ऑफ योर नेशनल आईडी कार्ड। आपका जो आईडी कार्ड है इसकी फ़ोटो कॉपी। अब बच्चे क्या करते हैं या लोग क्या करते हैं, एक छोटी सी कॉपी जो है वो जैसे हम ब्लैक एंड वाइट निकलवाते हैं वो कर दें। आप एक कलर पेज पे A4 साइज़ पे जिस पे ऊपर फ्रंट साइज़ नीचे बैक साइड, ठीक है, तो इस तरह अपनी जो है वो आईडी कार्ड की कॉपी दिया करें। बड़ी होती है, विजिबल होती है और उनको पता चलता है ये ओरिजिनल है। अब फिर आगे आ गया कि अगर कोई थर्ड कंट्री नेशनल, पाकिस्तान में अगर कोई बाहर से बंदा रह रहा हो, तो वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह कोई नहीं रहता, तो लेकिन अगर कोई रह रहा हो जैसे हमारे अफ़गानी भाई हैं वो पाकिस्तान से आके अप्लाई करते हैं या इस तरह, तो वो उनका लीगल रेजिडेंस पाकिस्तान में वो किस बुनियाद के ऊपर पाकिस्तान में है, उनके पास कोई शनाख्ती कार्ड है, कोई उनका वीज़ा लगा हुआ है, तो वो भी उनके पास होना चाहिए। ठीक है, ये जिसके पास जिसकी रिक्वायरमेंट है वो उसके लिए एप्लीकेबल है। अब उसके बाद आ गया कि इफ़ यू हैव बीन एवर रिफ्यूज़्ड बाय वीज़ा, अगर आपने पहले से आपकी बदकिस्मती से कोई रिजेक्शन हुई है, कोई रिफ्यूज़ल लेटर किसी भी कंट्री का, ठीक है, तो किसी भी एम्बेसी का, यहाँ पे ये ज़रूरी है आपका
किसी भी 206 जो ममालिक हैं उसमें से किसी की रिजेक्शन हुई है तो रिफ्यूज़ल लेटर आपने साथ लेके जाना है, ठीक है। ये नहीं हो सकता कि आप उसको छुपा लें या उनको पता नहीं लगेगा, ये सारा डाटा जो है वो अवेलेबल होता है। फिर उसके बाद क्या है, जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जिसकी बेस पे 90% रिजेक्शन होती है, 90% ऑफ योर वीज़ा इज़ रिजेक्टेड बेस्ड ऑन योर वर्क परमिट वैल्यू। वर्क परमिट की वैल्यू ये है कि जो कंपनी आपको ऑफ़र कर रही है, ठीक है, जो कंपनी आपको एम्प्लॉयमेंट ऑफ़र कर रही है उसका वॉल्यूम क्या है, क्या वो वाकई में उसको वर्कर्स की ज़रूरत है, या यहाँ पे जो फेक वर्क परमिट बना के कंपनी रजिस्टर करके, जैसे मैंने कंपनी रजिस्टर किया, मैं अब चाहूँ तो मैं जो है वो 100 बंदे के वर्क परमिट यहाँ से निकलवा सकता हूँ कि मुझे इसकी ज़रूरत है, लेकिन क्या उस पर वीज़ा जो अभी मेरी अपनी कंपनी फॉर एग्ज़ाम्पल टॉप 7 पोलैंड के नाम से है, तो अगर मैं उसका वीज़ा कि जी मुझे 100 जो है ये इसकी ज़रूरत है, वेल्डर्स की ज़रूरत है, 100 कंस्ट्रक्टर्स की ज़रूरत है, तो उसका वीज़ा वर्क परमिट बन जाएंगे, वीज़ा नहीं लगेगा। तो जो कंपनी आपको ऑफ़र करी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है कि उस वाकई किसी जगह पे ज़रूरत है वर्कर की, और वो एम्प्लॉयर जो है वो पॉलिश एम्बेसी से अप्रूव्ड है, उसके पास लाइसेंस है इंटरनेशनल लेबर का। तो ये वो बहुत चीज़ इंपॉर्टेंट है जो आपके डिफ़ाइन करती है आपके वीज़ा रेशो को। तो उसका हल ये है कि अगर आपके पास एम्प्लॉयर आपका वर्क परमिट आपको देता है तो उसको आप सिंपली पहले जो है, या अगर मोबाइल से गूगल ट्रांसलेट से उसका इमेज करके ट्रांसलेट कर लें, या आप उसको ऑनलाइन पीडीएफ भी ट्रांसलेट हो जाती हैं, ऐसी एप्लीकेशन आई लव पीडीएफ अवेलेबल है, वहाँ पे जाके उसको अपलोड करें, उसको ट्रांसलेट करें, किसी भी ज़रिए से उसकी पिक्चर बना के उसको ऐसे करके ट्रांसलेट करें, तो फिर आपको पता चलेगा कि एम्प्लॉयर का एड्रेस क्या है, कहाँ पे आपका ऑफ़र लेटर जो है, जो एम्प्लॉयमेंट लेटर आया उसकी कौन सी रीज़न है। बहुत सारे लोग मेरे से इसके बारे में कांटेक्ट करते हैं, और जब मैं देखता हूँ कि उनका जो मुझे ऑफ़र लेटर दिखा रहे हैं, जब उसका हम एड्रेस ऐड करते हैं गूगल मैप्स में, तो वो वहाँ पे जाके एक कमरा, ये घर निकलता है, और वहाँ पे आगे बाहर एक बोर्ड लगा होता है, जैसे मैंने लास्ट टाइम चेक किया ब्यूरो का, और उसका काम था उस बंदे का कोई फैक्ट्री वर्क का, ठीक है ना। अब वहाँ पे एड्रेस पे आपके घर शो हो रहा है और वहाँ पे वो फैक्ट्री लिख रहा है कि यहाँ पे ये काम करेगा, तो वहीं पे आपका वीज़ा। फिर आगे आपका इनविटेशन ऑफ द एम्प्लॉयर विद ऑल कॉन्टैक्ट डिटेल्स स्टैम्प्ड एंड साइंड बाय द कंपनी रिप्रेजेंटेटिव। जिस एम्प्लॉयर ने आपको ऑफर लेटर जनरेट किया है उसका प्रॉपर उसका एक इनविटेशन होता है, उस पर एम्प्लॉयर के सिग्नेचर है, उसकी स्टैम्प है, उसका कोई जो है नंबर है, जो उसने आपको ऑफ़र जनरेट की है उसका कोई ऑफिशियल रिकॉर्ड है, उस कंपनी का कोई बायोडाटा है, उस कंपनी की रजिस्ट्रेशन है, पोलैंड के जो टैक्स इनका सिस्टम है, पोलैंड की जो कंपनी रजिस्ट्रेशन वैट है उसका एनटीएन नंबर है जैसे पाकिस्तान में होता है। तो यहाँ पे उस कंपनी की प्रॉपर सर्टिफिकेशन होनी चाहिए, वो वैलिड हो, कंपनी एक्टिव हो, डिफ़ॉल्ट ना हो। तो ये सारी चीज़ें उसमें मैटर करती हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है जिस पे 90% रिजेक्शन होती है, ये कवर अप कर लिया। बाकी चीज़ें डेफिशिएंसी में भी हो, एम्बेसी आपसे खुद मांग लेती है, आपको टाइम देती है हमें डॉक्यूमेंट सबमिट करा दें, लेकिन जब यही चीज़ मेजर गलत हो तो फिर आपका वीज़ा रिजेक्ट हो जाता है। अब इसके बाद आ जाता है एप्लीकेंट्स वर्क एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट्स, प्रोफेशनल स्किल्स एंड सर्टिफिकेट्स। आपका जो वर्क एक्सपीरियंस है, देखें स्किल लेबर के हवाले से ये हमेशा बात याद में रखें कि फ़्रेश कैंडिडेट्स के वीज़े के चांसेस कम होते हैं। आपका जस्टिफाइएबल वर्क एक्सपीरियंस हो, आपके पास कुछ सर्टिफिकेशन हो, आपके पास कोई डिप्लोमा हो, आपके पास कुछ भी हो, जो इस कैटेगरी में आप जा रहे हैं, ठीक है ना। इलेक्ट्रिशियन जा रहे हैं तो कहीं से आपने तो इलेक्ट्रिशियन का डिप्लोमा किया होगा, कहीं से तो काम सीखा होगा। तो यहाँ पे भाई लोग, आप लोग इस चीज़ को ज़रा देखा करें, अपने सर्टिफिकेट्स, उनकी डेट्स, उनकी फिर उसमें गैप, इसको लॉजिकली सोचना है, ठीक है ना। ये नहीं कि आप जो है वो टेक्नीशियन का डिप्लोमा आपका जो है वो 2018 में पूरा हो रहा है और आप वर्क एक्सपीरियंस अपना 2015 से पहले शो करवा रहे हैं। तो पुत जम्या ना जम्या तो माँ बने रहे थे। तो वो हिसाब होया कि पहले अपनी चीज़ों को अकल भी नाल इस्तेमाल करो। फिर अगला पॉइंट आ जाता है जी आपका सर्टिफिकेट एनओसी फ्रॉम लास्ट वर्क प्लेस इन पाकिस्तान। अगर तो आप गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं और कोई जॉब छोड़ के जा रहे हैं या उसको छुट्टी लेके जा रहे हैं कोई 1 साल के लिए बाहर, तो उसका आपके पास नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट होना चाहिए जो अप्रूव्ड हो गवर्नमेंट से और वो मिनिस्ट्री ने आपको उसकी इजाज़त दी हुई हो, ठीक है। एनओसी अप्रूव्ड होना बड़ा ज़रूरी है।
ना हुआ, वीज़ा लग भी गया तो आपको एयरपोर्ट से ट्रैवल नहीं करने दिया जाएगा। फोटोकॉपी ऑफ कंफर्म्ड एयरलाइन रिजर्वेशन शोइंग डेट्स ऑफ डिपार्चर एंड रिटर्न। अब ये एक ऐसी स्टेटमेंट है जिस पे बहुत सारे लोग कंफ्यूज भी होते हैं और उनको पता नहीं चलता। होता क्या है कि आपने ये शो कराना है कि ये मैं इस टाइम 1 साल का मेरा जॉब कॉन्ट्रैक्ट है, ये मेरी जॉब स्टार्टिंग डेट है, इसकी टिकट है ये मेरी रिटर्न डेट है, इसकी ये टिकट है, और इसकी आपने एक कंफर्म रिजर्वेशन, जब आप कंसल्टेंट्स के पास जाएंगे उनको 4-5 हज़ार रुपया देंगे। ये जो ट्रैवल एजेंट्स होते हैं जिनके पास एजेंसीज़ है, पीआईए की एजेंसी है या कोई भी एयरलाइन की एजेंसी है, तो वो ऐसी टिकट्स जो है कंफर्म रिजर्वेशन बुक कर देते हैं, ठीक है। इवन 1 साल की भी रिटर्न टिकट। और कुछ बच्चे कंप्लेन करते हैं सर 6 माह से ज़्यादा नहीं मिल रही, तो 6 माह, क्योंकि वीज़ा आप 1 साल का अप्लाई करें तो आपको रिटर्न भी रिजर्वेशन होनी चाहिए। अगर बोथ फेज़ टिकट होनी चाहिए, अगर नहीं रिटर्न इससे ज़्यादा होती तो एक जाने की टिकट रिज़र्व करवा लें, एक वापसी की टिकट रिज़र्व करवा लें उस डेट में, अलग अलग जो डेट जिसको बोल सकते हैं, ठीक है ना। कि ये नहीं कि एक फ़्लाइट जाते हुए इसी फ़्लाइट पे आपने वापस आना है, सिंगल सिंगल करके भी आप बोथ वेज़ की टिकट लगा सकते हैं, शोइंग डेट्स ऑफ डिपार्चर एंड रिटर्न। तो ये रिजर्वेशन आपके पास कंफर्म्ड होनी चाहिए। ये वो एम्बेसी इस चीज़ को नोट करती है कि बंदे की नीयत सही है जाने आने की। फिर उसके बाद क्या है, आपकी ट्रैवल मेडिकल हेल्थ इंश्योरेंस। ये पाकिस्तान में जो अप्रूव्ड शेंजन जोन के लिए लिस्ट है, ये डिस्क्रिप्शन में मैंने अटैच कर दी है। ये पॉलिश एम्बेसी से या बाकी भी एम्बेसीज जो शेंजन जोन में आती हैं सभी में, इसमें यूनाइटेड वाले हैं। राउंड अबाउट इसकी कास्ट है 17 से 18 हज़ार, और इसमें ये 30,000 की जो है वो मेडिकल कवरेज देती है, ठीक है। ये मेडिकल कवरेज है 30,000 यूरो की, ये नहीं कि आपने इतने पे करने हैं, 17-18 हज़ार ही पे करने हैं। फिर बड़ा जी पक्का पॉइंट है बैंक स्टेटमेंट, जो बड़े लोगों को तंग करती है। देखें, वर्क वीज़े के हवाले से बैंक स्टेटमेंट का इतना ज़्यादा रोल नहीं है। इसमें बैंक स्टेटमेंट ज़रूर होनी चाहिए, लेकिन वो सिर्फ इतने एक्सपेंस होने चाहिए जितनी आपकी राउंड अबाउट सैलरी है कि आप एक मंथ वहाँ पे जाके सर्वाइव कर सकें। तो मोस्टली जो पोलैंड में सैलरीज़ हैं वर्कर की, ये राउंड अबाउट 1000 यूरो, 1100 यूरो, 800-900 यूरो पर मंथ है। तो मैं कहता हूँ कि 5 लाख की बैंक स्टेटमेंट आपने शो करवानी है। ये मेरे पास पैसे हैं, ये मेरे अकाउंट में पड़े हुए हैं, ठीक है, तो वो आपने लेके जानी। अब यहाँ पे ये कहता है कि लास्ट 6 मंथ्स की, अभी जिनको तो अप्लाई होता है, ये केस एक्चुअली सैलरीड पर्सन के लिए है जिन्होंने लास्ट 3 सैलरी स्लिप्स लगानी है, जिन्होंने अपना, और कोई बिजनेसमैन है तो उसने अपना जो है एनटीएन नंबर, जो भी जिसका भी बैंक अकाउंट है उसका एनटीएन नंबर होना चाहिए, लास्ट 2 ईयर्स का उसका प्रूफ ऑफ इनकम टैक्स पेमेंट एफपीआर का आपने जो फाइल रिटर्न किया उसकी पेमेंट होनी चाहिए, अगर नहीं की तो उसको करवा लें। ये वो चीज़ें हैं, ये लाजमी आपने पूरी करनी है, ठीक है। लास्ट 3 सैलरी स्लिप, जो अगर आपकी जॉब नहीं है तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। अगर आपका बिज़नेस है तो आपका टैक्स रिटर्न और जॉब वाले का भी टैक्स रिटर्न यहाँ पे साथ में लगेगा। और फिर यहाँ पे जो बंदा मज़दूर जा रहा है जिसका कुछ नहीं है, तो वो भी उसको चाहिए कि अपना जो है वो एनटीएन नंबर बनवा ले, अपना अब बनवा ले, साथ में अपने बैंक में कुछ पैसे रखवा के तो उसको करे। ये कोई पाकिस्तान में टैक्स पे करें, इसीलिए ये हालत हुई है। पाकिस्तान में कोई बंदा ही नहीं टैक्स पे करता यार, हद हो गई है। तो कहाँ से मुल्क आपका तरक्की करेगा, यहाँ पे 40% हम टैक्स पे करते हैं। फिर आ गया प्रूफ ऑफ अकोमोडेशन इन पोलैंड। जिस कंपनी में आप जा रहे हैं उसने आपको एक अकोमोडेशन लेटर देना है, उसका एड्रेस होगा, वो प्रॉपर रहने की जगह होगी, ये कोई खेत नहीं होंगे, अगर वो गूगल मैप पे डालें वो नज़र आना चाहिए, विद फुल कॉन्टैक्ट डिटेल्स। फिर आ गया आपका एफआरसी, ये आपने नादरा से बना होना चाहिए, और इसका जो है वो उसको आप मोफा से इसको अप्रूव्ड करवा लें, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर से, जिसमें आपके बहन भाई और सारा कुछ। फिर आगे काउंसलर आपसे कुछ एडिशनल डॉक्यूमेंट्स मांग सकता है, लेकिन वो मांगता नहीं, अगर ये आप सारी चीज़ें प्रॉपर वैलिड उसको पूरी करके दें। तो वीडियो का मकसद ये है कि जो बच्चा भी मेरे से वर्क परमिट के हवाले से कांटेक्ट करना चाह रहा है तो वो इस चीज़ देख लें कि अगर तो उसके पास कोई स्किल है या उसको कोई भी काम आता है, कोई भी काम आता है, ठीक है ना, कोई स्किल उसके पास है, कोई सर्टिफिकेशन है, तो वो फ़ौरन से मेरे से कांटेक्ट करे। यहाँ पे ये नंबर चल रहा है। और आपको यहाँ का जो जेन्युइन मैंने बताया था कि पहले भी मेरे पास वेल्डर के वीज़े, इसी तरह और वीज़े भी अवेलेबल हैं और बड़ी कंपनीज़ के हैं जिनका वीज़ा आपका लगेगा, और इसकी मैं श्योरिटी दे रहा हूँ। तो अगर ये साथ में आपको पूरी डॉक्यूमेंटेशन करवाऊँगा, तो इस हवाले से कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी कमेंट है, तो सिर्फ जो रेलिवेंट बंदे हैं वो मेरे से कॉन्टैक्ट करें। ताड़ी मेहरबानी, चस्का पार्टी, प्लीज़ स्टे अवे। मैं बहुत तंग आ जाता हूँ जो इनका नहीं रिप्लाई होता यार इतना, ठीक है। सी यू।